सबसे पहला गोल्डन नियम है केवल सम्मण। मुझे इस पर बोलने का संघ से आदेश प्राप्त हुआ है। इस ये जो गोल्डन नियम है, इसके अनुसार सम्मण संघ में केवल सम्मण लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। सम्मण मतलब समता में रमण करने वाले लोग, समतावादी लोग, ऐसे लोग जो मन में हमेशा समता बराबरी का व्यवहार करते हों, समता के गुण को धारण करते हो, जैसे सूरज, चांद, सितारे अपनी जो ऊर्जा है, उष्मा है, चांद चांदनी चमक बिना किसी भेदभाव के सबको देते हैं। ये सब प्रकृति के गुण हैं। आज की परिभाषा की बात करें तो सम्मण मतलब बहुजन, मूल निवासी और संवैधानिक भाषा के अनुसार SC, ST, OBC व कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो समणों में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन इन पहचानों से हमारा संघ नहीं बन पाया। बहुजन समाज में संख्या आती है लेकिन आचरण नहीं आता। इस पहचान से हम इकट्ठा हुए लेकिन ज्यादा समय इकट्ठा नहीं रह पाए। समता तो आई लेकिन हमारे अंदर भेदभाव खत्म नहीं हुआ। और फिर हम टुकड़ों में बट गए, जिससे हमारे मानवीय अधिकार भी हमें नहीं मिल पाए। इसी तरह से मूल निवासी पहचान में आचरण की बात नहीं है। संवैधानिक जो परिभाषा वाली जो पहचान है, SC, ST, OBC की बात करें तो इसके अनुसार जो विभिन्न समुदायों को इकट्ठा करके गठड़ियों में बांधा हुआ था, लेकिन हमने उन गठड़ियों को इस सम्मण संघ के अनुसार से फिर से खोल दिया और जाति धर्म के नाम पर अब तो विभिन्न संगठनों और पार्टियों में बटे हुए हैं। इस नियम की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि आजादी के 74 साल के बाद भी समणों के संवैधानिक अधिकार मिलना तो दूर, अब तो छीनना शुरू हो गए हैं। जब बुद्धिजीवी साथियों ने कारण समझाना चाहा तो पता चला कि इसका कारण है क्या क्या कारण है, हम इकट्ठे नहीं हैं, टुकड़ों में बट गए हैं। और आज की परिस्थितियों को देखकर भी ये पार्टी संगठन इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। हम वी द पीपल को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम भारत के लोग वी द पीपल के नाम से अब इकट्ठा होने इस सम्मण संघ के द्वारा इकट्ठा होने शुरू हो गए। इकट्ठा होने के बाद मंथन करना शुरू किया तो बहुत सारी बीमारियां पता चली। क्या बीमारियां थी? जैसे पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, अहंकार, चंदा, ये सब मंथन करते करते हमने उसके बाद हमें अपने पुरातन संघ की याद आई और वी द पीपल को से सम्मण संघ में ये संघ बदल गया। खोज किया गया सम्मण कब सुरक्षित थे तो तब पता चला कि हम पहले संघ में रहते थे और जो संघ था वो बुद्ध से पहले का था, जिसके खुद तथागत सिद्धत गौतम जो थे वो भी सदस्य थे। तो हमारा ये पुरातन संघ हमको याद आया, यही है हमारे समतावादियों का संघ। तो सम्मण हमारी सबसे पुरानी, पुरातन, ऐतिहासिक गुणवाचक पहचान है और यही पहचान हमारी विदेशों में थी। इस समता के गुण के कारण ही हम इकट्ठा रहते थे, संघ में रहते थे। लेकिन बाद में कुछ विषमतावादी लोग सम्मणों में शामिल हो गए। सम्मण का मतलब है उल्टा और विषमता का सम्मण का मतलब है सीधा और वम्मण का मतलब है उल्टा। विषमतावादी कभी ज्यादा संख्या में इकट्ठे नहीं रह पाते क्योंकि उनका गुण विषमता का गुण हमेशा तोड़ता है। इसलिए समनों का संघ इस कारण टूटता चला गया। आजादी के बाद संविधान जो बंधुता, न्याय, समता पर आधारित लागू होने के बाद भी हम विषमता का आचरण कर रहे हैं और इसलिए हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और मानवीय अधिकारों से वंचित हैं, शांति और सुरक्षा से वंचित है। ये नियम
केवल सम्मान पहला जो नियम है इसलिए बनाया गया है कि विषमतावादी लोग जो सम्मान नहीं है और जिनकी पहचान वमन है, जो दूध में खट्टे का काम करते हैं, तो हमारा संघ इसे टूट जाता है। इसलिए इसमें केवल सम्मान ही शामिल हो सकते हैं। वमन पहचान का आदमी चाहे कितना भी समतावादी हो, लेकिन फिर भी सम्मान संघ का हिस्सा नहीं बन सकता। तो अब सम्मान संघ ही सही रास्ता है और इसका पहला जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमारा संघ बढ़ता चला जाएगा। घर परिवार शांति से, देश प्रदेश पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास सुनिश्चित कर सकता है। कौन? पहला हमारा सम्मान संघ। कुछ लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। धार्मिक संघ भी इसका ही, धार्मिक संघ भी इसका एक हिस्सा है। संघ के इस गोल्डन नियम को बताने में मुझसे कोई गलती हुई है तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत नमामि नमामि संगम नमामि। मैं समन कृष्णा ग्रोवर, सिद्धो जींद, हरियाणा से। और आज संघ की तरफ से आदेश हुआ है, जो हमारा गोल्डन नियम 2 है, चंदा कभी नहीं, उस पर अपना बात रखने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं जो समन संघ में, पुराने समन संघ में कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब समन लोगों ने कोई अपना कार्यक्रम रखा है, सम्मेलन रखा है, समिति रखी है, तो उसके लिए अन्य लोगों से कोई चंदा इकट्ठा किया और धन इकट्ठा किया हो। ऐसा पुराने इतिहास में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि अपना कार्यक्रम करने के लिए संघ को चंदा इकट्ठा करना पड़ा हो। जो चंदा इकट्ठा करना है, समनों की परंपरा रही ही है। समन है, जो समन लोग हैं वो हमेशा स्वाभिमान से जिए हैं। मांगने की परंपरा उनकी कभी नहीं रही। जो वमन लोग हैं, मांगने की परंपरा उनकी रही है। और जो वमन है बड़ा ही ईमानदार है और वो ईमानदारी से मांगता भी है। और जब भी कोई वमन याचना करता है, वो समन के दरवाजे पर ही याचना करता है। क्योंकि जब वो वमन बाहर से आए थे तो अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेकर आए थे। उनके पास ना घर थे, ना खेत थे। और जब वो बाहर से आए तो खाली हाथ आए थे, वहाँ कुछ हथियार जरूर लेकर आए थे। तो जब इस तरह से आए तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो वो अपना पेट भरने के लिए मांगते थे, याचना करते थे या फिर लूटपाट करते थे। तो हम देखते हैं कि जो समनों की परंपरा ये मांगने की कभी भी नहीं रही। तो ऐसा क्या हुआ कि जो वो देने वाले थे वो भिखारी बन गए, मांगने वाले बन गए। हुआ क्या कि धीरे धीरे जो समझ संघ धीरे धीरे अपनी गौरव गाथा भूलता गया। और इतना हुआ कि वो अपना स्वाभिमान भूल गए और मांग कर खाने की आदत वो अपनी आदत में ले आए। और मांग कर खाना अपना जो है वो स्वाभिमान से समझने लगे। और जब बमन यहाँ पर आया तो उसने समनों की जो ऊपर जो उनकी संस्कृति परंपरा थी, धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया। और जो सम संघ है, जो हमारा पुराना संघ है, वो धीरे धीरे अपनी गौरव गाथा भूलता गया। तो जब पुराने समय में कोई भी कार्यक्रम होता था तो क्या जो हमारे संगी बहन भाई थे वो अपना बैठने का कपड़ा, पानी की बोतल और खाना खुद लेकर जाते थे, ना कि किसी पर डिपेंड करते थे। मतलब लोगों से चंदा इकट्ठा करके वो अपना कार्यक्रम नहीं लगाते थे। और हम आज भी देखते हैं समन संघ जो हमारे बहुत सारे समन बहन भाइयों की मेहनत से हमारे बीच में एक बार फिर आया है। और उस परंपरा को हमने अपनाना है जो हमें हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना लाएगी। तो इस जब अब हमारी अब पंक्ति लगती है, जैसे कि अभी 11 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लगी थी, तो वहाँ हर एक संगी बहन भाई ने अपना खर्चा खुद दिया था। 350 उनका वहाँ का बैठने का, उठने का और खाने का, नाश्ते का है, लंच है, तो गैस वगैरह का वो सारा खर्चा खुद समन संघ में हर एक संगी उठाता है। और आने जाने का किराया भी वो खुद वहन करता है, ना कि किसी पर डिपेंड करता। और जब इस तरह से हमारी संगति लगती है तो हम लोगों में एक स्वाभिमान की भावना आती है।
हम देखते हैं कि जब हमारी किसी महापुरुष की संगति लगती है तो वहां पे कई बार कई लोग ये कर देते हैं कि चलो आटा मैं दे दूंगा, चावल मैं दे दूंगा, मतलब 4-5 लोग हैं वो उस पूरे कार्यक्रम पर कब्जा कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करने वाले वो 3-4 होते हैं, बाकी सब वो खाने वाले। तो वहां पे एक स्वाभिमान की भावना नहीं आती, ऐसा लगता है कि जैसे हम आकर खा रहे हैं। लेकिन समन संघ है जो हमें स्वाभिमान बनाता है, और हम अपना खर्चा खुद उठाकर समन संघ में है अपनी संगति अटेंड करते हैं। जितना भी खर्चा हमारा होता है, प्रचार सामग्री का है, बिल्ला है, समन संघ ग्रंथ है, टी शर्ट वगैरह है, बैग है, फ्लेक्स है, नोटबुक है, जितनी भी हमारा जो खर्चा आता है हम उसके लिए पे करते हैं। और इस तरह से जब हम पे करते हैं तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान की भावना आती है। तो समूह संघ ये क्या किसी तरह का संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता, और वो बल्कि समूह संघियों को इकट्ठा करता है, एक परिवार इकट्ठा करता है। और इस तरह से ही संघ जुड़ता जाएगा और जोड़ते जाएंगे। इन्हीं बातों के लिए सभी को संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। हम इस सभी को पोर्टल पर जुड़े सभी हमारे समण भाई और बहनों को संघम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जैसे कि संघ का आदेश हुआ है कि मुझे आज गोल्डन रूल नंबर 3 पर अपने विचार देने हैं। और गोल्डन रूल नंबर 3 हमारा है जाति अभ्यास कभी नहीं। यानी जो जाति अभ्यास है वो प्राचीन समय में नहीं होता था। प्राचीन समय यानी बुद्ध से भी पहले का समय। बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में जाति या वर्ण भेद का कहीं भी जिक्र नहीं है। भारत के जब काल्पनिक साहित्य बने उसके बनाने के बाद भी इक्का दुक्का ही कोई जाति का नाम दिखाई देता था, लेकिन जातियां कहीं दिखाई नहीं देती थी। जातियां दिखाई कब देने लगी हैं? तकरीबन 300-400 साल पहले से ही कोई जातियों के नाम दिखाई सुनाई देने पड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज लोग अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द लगाते हैं, और वह जाति सूचक शब्द 3-4 पीढ़ी पहले नहीं थे। लेकिन आजकल जब समणों का संघ बिखरा तब हमारा जो संघ है 6743 जातियों के नाम से जाना जाने लगा। वमणों में कोई जाति नहीं है, और वमणों में वर्ग है लेकिन जातियां नहीं है, पर वर्गों में भी भेद है। जहां वहां जाति के गुण धर्म नहीं है, क्योंकि वमणों में जाति नहीं होती। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता है, समण संघ टूटने के बाद उस टूटन का नाम उसके व्यवसाय पर ही जाना गया। व्यवसाय, पैदावार, उत्पत्ति को ही जात या जाति के नाम से ही पाली भाषा में जाना जाता है, क्योंकि वमन कोई उत्पादन ही नहीं करता, इसलिए उसकी कोई जाति ही नहीं होती। यानी वो कोई काम ही नहीं करते हैं तो उनकी कोई जाति नहीं होती। इन्होंने जैसे वमनों ने हमारे समूह को ही जातियों में विभाजित कर दिया। जैसे हम काम करने वाले हैं इसलिए हमें जातियों के नाम से वो जानने लगे, और हमारे जो संघ को तोड़ दिया उन्होंने। इसे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जाति है तो वो व्यक्ति मूल निवासी है, वो समण है। यानी जो जाति है जिनकी, वो यहाँ के मूल निवासी हैं और वो समण है, और पुरातन समय से कुछ न कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो भारत में जब समण थे तब यहाँ जातियां न वर्ण न भेद कुछ भी नहीं थे। जातियां वगैरह नहीं होते थे, बस कबीले होते थे, और उनकी पहचान उनके कबीलों से होती थी। और जो सामाजिक पहचान थी वो कबीले से होती थी, और जो उनके नाम थे वो माँ के नाम से जाना जाते थे, यानी माता के नाम से वो जाने जाते थे। और बड़ी पहचान जो समणों की थी वो महाजनपद से होती थी। तब न आजकल जैसी कोई जातियां थी, न जाति का अभ्यास था, और वही पुराना नियम जो पहले था वही हमारे समण संघ में फिर से लागू हुआ है कि जाति का अभ्यास नहीं है। दुनिया में कहीं जाति का अभ्यास नहीं है। भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था पहले कभी। पहले जाति कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कहाँ बनाई, कब बनाई, अगर इसका कोई जवाब दे तो समण संघ की तरफ से उसको इनाम दिया जाएगा। यानी इसका कोई उदाहरण है ही नहीं कहीं पर कि जातियां कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, इनका आधार क्या था, और कितने लोगों को किस जाति में विभाजित किया गया, कितने लोगों को किस जाति में विभाजित किया गया। यानी इसका कोई भी उदाहरण किसी भी किताब में
नहीं लिखा गया है। अगर आदमी पुरातन बुद्ध पद्धति से किसी धर्म या मजहब जाति में दी जाएगी उसे, तो उसे कौन देगा? यानी जातियां किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका उत्तर कौन देगा, कैसे देगा, किस आधार पर देगा? तो पुराने समय में जातियां थी ही नहीं। जाति बनाने का सब सिद्धांत क्या है? जाति से क्या लाभ है, किसको लाभ है, यानी जाति से क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा? तो जाति महज क्या है? एक मतलब एक दिखावा लगा लो, एक हवा में बात लगा लो कि जाति क्या है। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे, जाति उतनी ही हमारी दिखती है, बनती है, पक्की होती है। जाति का अगर हम अभ्यास करना बिल्कुल छोड़ देंगे तो जाति भी हमारी खत्म हो जाएगी। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाति पर अब तक की सबसे बड़ी खोज की है। इतनी मेहनत के बाद भी वे लगभग उनके हाथ खाली रहे, यानी वो भी ये सर्च नहीं कर पाए कि जातियां किसने बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, किस लाभ से बनाई। तो उन्होंने भी उस चीज को मतलब इतनी उन्होंने खोज की, इतनी रिसर्च की, तब भी जाति का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो इसी सिद्धांत को समण संघ ने फिर से लागू किया है कि जाति का अभ्यास नहीं करना है, और समण संघ में जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। पहले प्राचीन समय में भी नहीं किया जाता था, और आज भी नहीं किया जाता है, और आगे भी जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। और हमारी जो पहचान है वो है समण, क्योंकि हम प्राचीन समय से ही समण हैं। तो सभी जो समण भाई हैं और जो हमारे दूसरे समण भाई हैं जो अभी तक संघ को नहीं जान पाए हैं, नहीं पहचान पाए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने सभी भाई बहनों को उनकी वास्तविक पहचान करवाएं, उन्हें बताएं कि हम प्राचीन समय से समण हैं, हमारी कोई अलग अलग जातियां नहीं हैं, और अलग अलग जातियां हैं तो हम उनको क्यों माने, क्यों हम अपने आप को एक दूसरे से छोटा बड़ा बनाए। तो हमें जाति का अभ्यास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन समय में जाति का अभ्यास था ही नहीं, और जब था ही नहीं तो हम सभी एक थे, और अब सभी हम समान थे। तो आज भी हम सभी समान हैं। जाति का अभ्यास हमें सबको छोड़ देना चाहिए, और हम समण संघ में आके हम सभी ने छोड़ दिया है। जितने भाई बहन हमारे रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि जाति छोड़ो, समण की पहचान को अपनाओ। हम सभी समण हैं, समानता में विश्वास रखने वाले हैं, और समण समान हमें रहना है, हमें एकजुट रहना है, इकट्ठा रहना है। और इकट्ठा जब हम रहेंगे तो हम सबकी पहचान पक्की हो जाएगी, और हम सभी समण हैं, समन बन जाएंगे। मैं आज के वक्तव्य में इतना ही कहना चाहूंगी। अगर मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। नमो बुद्धाय, संगम नमामि टू ऑल। मैं दिल्ली से टेलीग्राम यूपीएससी में कार्यरत हूँ। मुझे संघ से आदेश हुआ है कि आज गोल्डन नंबर रूल नंबर 4 पे मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो उसके लिए मैं अपनी बात रखूंगी। हमारे सारे ही गोल्डन नियम जो है 10 बहुत अमूल्य बहुमूल्य है हमारे लिए। इनके बिना हमारा जीवन है ही नहीं, हमें ऐसा लगता है। समण संघ जो है समणों का संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था, सब लोग संग संग रहते थे। संघ जब टूटा तो हजारों उसके टुकड़े हुए, वो संगठनों में बदलते गए। संगठनों में ठन ठन की आवाजें आती हैं। संघ जब टूटा तो उसके 1000 टुकड़े हुए, जिनका नाम जाति भेद, रंग, कर्म, कर्ण, कम भेद, आर्थिक भेद, संघवाद बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद में फंसा। लोगों ने 29 लाख संगठन बना दिए। लोगों के द्वारा ही 6,743 जातियां, 29 लाख संगठन बना दिए गए। उसी के अंदर हम बंट के रह गए। संघ बिखरा तो लोगों ने हजारों धर्मों में उसको परिवर्तित कर दिया। लोगों ने रंग, पैसा, भाषा और काम, व्यापार, धर्म के नाम पर तोड़ दिया गया है इसको। जैसे ही 6,743 जातियां एक दूसरे की दुश्मन थी, तो उसमें दोस्ती की संभावना होना कम था। संघवाद बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चंगुल में फंसता चला गया।
संघ जब क्या बिखरा, लोगों ने हजारों धर्म भी बना दिया, हजारों संत आए इकट्ठा करने के लिए, पर लोगों ने उन संतों के नाम पर भी अलग अलग मठों का निर्माण कर दिया और उसपे चंदा इकट्ठा करने लगे और परिवार अलग थलग पड़ा, चंद लोग इनका फायदा उठाने लगे। ध्यान से देखने पे हमें पता लगता है कि संघ के मालिक तो थे हम खुद ही थे, प्रकृति ने इसे बनाया है। संघ के पर्यायवाची कोई भी नहीं है। संघवाद में आके ही हमें सब कुछ मिलेगा। संघ का आदेश सबसे बड़ा होता है, उसी को हम सब लोगों को मानना चाहिए। संघ में जितने भी लोग आ जाए, चाहे 1000 लोग आ जाए, तो भी संघ का कोई मालिक नहीं है। सभी संघ के मालिक, संघ ही संघ का मालिक है। सब मिलके अपना तन मन और समय देते हैं तो वो संघी कहलाते हैं। सभी संगठन फायदा उठाकर चंदा वसूलने लगे। संगठनों में हमेशा ठन ठन की आवाजें आती रही, आपस में झगड़ते रहे, और संघ में एक साथ रहे तो संघ से हमेशा लोगों को फायदा ही हुआ। तो केवल संघवाद में मतलब संघ से हमें ये पुरातन संघ है। संघ में कमाल की शक्ति है। जैसे बुद्ध ने भी कहा कि संघे सति युगे युगे, मतलब हमें योग इकट्ठा होके योग जुड़ना है, सभी लोगों को जोड़ना है, जुड़ के ही हम आगे निकल सकते हैं। लोग जो थे मूल जन्म से ही समन थे, वो समन के संघ सदस्य हैं। समन संघ समनों का संघ है और एक सबसे बड़ा घर है। संघवाद ने ही पहले हमारे बच्चों को बचाया था। जैसे पहले भारत गणराज्य संघ था, सोवियत संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ था, हम सभी पुराने जन्म जात संघी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी साथी हैं सब, जैसे विदेशी आए, विदेशियों ने संगठनवाद बनाया, नेतावाद, प्रधानवाद, हीरोवाद, ऐसी विचारधारा लाए जिसके कारण लोगों ने संघवाद को नियम को भुलाने लगे। लेकिन जिसने भी संघवाद का नियम अपनाया उसके सभी दुख दर्द मिटते चले गए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी, भारत की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस चीज को हमने बात किया और संघ बनाया तो अंग्रेजों को भी हम यहाँ से, हमारे भारत देश से भगा पाए। सेकंड जो उदाहरण मैं दूंगी उसमें है कि जो 2 अप्रैल को 2018 को एससी और एसटी एक्ट जो था वो खत्म करने के विरोध में हम अस्थायी रूप से, जो भी जितने भी लोग थे सब आए और स्थायी रूप से उसमें अपनी बात रखी, तो हम उस अपने एक्ट को बचा पाए। ये संघ की ताकत है। जैसे मैंने कहा कि संघ में ही हम सब कुछ एक साथ रह सकते हैं। और थर्ड नंबर है जो किसानों का थर्ड कानून आया, उसमें भी संघ ने मिलकर प्रदर्शन किया, तभी हम उसको बचा पाए। भाषा के नाम पर झगड़ा है, सभी संगठन इसका फायदा उठाकर चंदा वसूलते हैं, लेकिन संघवाद में इसका कोई भी कारण नहीं मिलता है। संघ में कोई अपयश या यश नहीं होता, कोई लाभ हानि नहीं होती है, हार जीत नहीं होती है, प्रशंसा निंदा नहीं होती है। जैसे बोला सबसे ऊपर संघ की बात रखी जाती है। केवल संघवाद यही बोला कि कोई भी समस्या इसमें हमारे पास आती नहीं है। अगर हम संघ के साथ मिलकर बैठ के खाते हैं, संघ में साथ साथ काम करते हैं, तो कोई भी बात उसको हम हल कर सकते हैं। यही बात मैं कहूंगी कि जैसे संघवाद में रहकर, संघ में रहकर हम अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, सभी क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं और अपना एक आवाज उठा सकते हैं साथ मिलकर। संगठन में हम खाली व्यक्तिवाद करते हैं, नेतावाद करते हैं, एकलवाद करते हैं, उसमें हमारे सारे अधिकार जाते रहते हैं। इसी तरीके से संघवाद को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, संघ में जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा, और सब हम लोग समन है और अपने घरों पे लिखना पड़ेगा समन भवन, समन कुटीर, इसको डेवलप करना पड़ेगा। संघवाद को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। संघ में आके ही हम जीत पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। अगर मेरी कोई बात में अगर त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे। इसी के साथ मैं धन्यवाद के सहित सभी साथियों को संगम नमामि धन्यवाद। गोल्डन रूल 5 पर संघ का आदेश हुआ है कि मंचमाला पद प्रतिष्ठा कभी नहीं। तो जैसा कि मुझसे पहले हमारे जो 10 गोल्डन रूल्स हैं सभी रिपीट कर चुकी हैं मेरी बहनें, तो ये हमारे जो गोल्डन रूल हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल है, और जिनको हम सभी संघी पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं, और इसके विरोध में हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते, और दूसरों को इसके लिए मोटिवेशनल भी हम लोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इसको लोग फॉलो करें। तो मैं अपने 5th वाले जो है हमारा गोल्डन रूल पे आती हूँ कि मंचमाला पद प्रतिष्ठा कभी नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं
कि हमारा समाज आए दिन इसके लिए बहुत ही समाज ही क्या, अगर अदर लोगों में भी हम देखें तो एक पद के लिए, एक अपनी रिस्पेक्ट के लिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए लोग लालियत रहते हैं कि हमको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाए। एक सेल्फ ईगो जाग जाता है इंसान का जैसे ही उसको एक अलग से सम्मान दिया जाता है। तो इस चीज के लिए हम हमारा जो संघ है, इस चीज के लिए जो व्यक्ति अपने अंदर से इस चीज को, अहम को खत्म कर देगा, वो एक स्ट्रॉन्ग संघी बन जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना रिस्पेक्ट मिला, किस लिए उसे बुलाया गया, बिठाया गया, नीचे बैठना पड़ा या कुर्सी पे बैठना पड़ा या किसी तरह का कोई सम्मान दिया गया। तो इसके लिए हम सभी संघियों को एक मानसिक रूप से स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोग सब जगह काम कर चुके हैं जहां पर ये वीकनेस, ये वीक पॉइंट बहुत ज्यादा था। तो संघ इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमारे, अगर हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं, अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें या अपने जितने भी हमारे जो समझ रहे हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया है कि हमको किसी भी माला की जरूरत नहीं है, किसी धूपबत्ती अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, किसी तरह का एक्स्ट्रा सम्मान देने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने अंदर से ये सारे विकारों को खत्म कर दिया, वो अंदर से गोल्ड की तरह प्योर हो जाएगा कि अब उसे कोई भी गिरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, या किसी लालचवश कोई दे नहीं सकता कि आपको ये पद दिया जाएगा, ये प्रतिष्ठा दी जाएगी, आप हमारे उसमें आ जाइए। तो यहाँ जो भी आए, ये इस ईगो को त्याग कर आए, वो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी सरकारी ओहदे में हो, लेकिन संघ के सामने सब इक्वल है। चाहे वो नीचे बिल्कुल गरीब तबके का व्यक्ति हो या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, बस वो सामाजिक हो, SC ST OBC माइनॉरिटी हो, जो संघ की मुहिम को मानने को तैयार हो, अपने हर चीज को मिटाने को तैयार हो, तो वो बहुत आगे जाएगा, सामाजिक कार्य करेगा और एक मजबूत प्यादे की तरह, एक स्लीपर सेल की तरह साइलेंट होके हमको काम करना है। तो संघ की यही अपील है सभी लोगों से, हम सभी संघियों की, कि जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सबसे पहले हमें यही चीज का अभ्यास कराना है कि इन सब चीजों को अपने अंदर से त्याग दें, तो फिर संघ अपने आप में एक बहुत मजबूत होगा। हमें किसी की लालच में फंसना नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद, ये मैसेज मैं यहीं तक डिलीवर करूंगी। अगर मेरी वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, मुझे है गोल्डन रूल नंबर 6 के लिए पंजीकरण कभी नहीं। फिर मैं अपनी बात, पुराने समय में दो व्यवस्थाएं थी, संघवाद और राजावाद। गण व्यवस्था को संघ व्यवस्था कहते थे। राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी, राज्य राजा और गण व्यवस्था संघ व्यवस्था संघ के अधीन होती थी। राजा कितना भी ताकतवर हो, वो संघ व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता था। संघ ने जो आदेश पारित कर दिया वो मान्य होता था। यह व्यवस्था आज भी भारत में है। गांव के अंदर पंचायत की वही व्यवस्था है। अमेरिका में भी यही व्यवस्था चलती है। पुराने समय में कोई भी गण परिषद, संघ परिषद कभी भी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगती थी। इसका अर्थ है कि उसका राजा के यहाँ पंजीकरण नहीं होता था। संघ लोगों की एक स्वतंत्र इकाई रही है। लोग अपने संगठनों का, संस्थाओं का पंजीकरण क्यों करवाते हैं? यह सवाल साधारण जवाब रखता है। पंजीकरण में संगठन संस्था के बधाई नियम देने पड़ते हैं। संगठन संस्था के मालिकों के नाम देने पड़ते हैं। सरकार से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि संस्था का, इस संगठन का वह व्यक्ति मालिक है। मालिक का सर्टिफिकेट लेने के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। जैसे घर का पंजीकरण, कार का पंजीकरण, व्यक्ति का पंजीकरण, जिस चीज का मालिकाना हक चाहिए उसका पंजीकरण होता है। पंजीकरण पद का भी होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, MLA,
इन सभी लोगों का पंजीकरण होता है। सभी शपथ लेकर पंजीकरण पुस्तिका में नाम दर्ज करवाकर अपने हस्ताक्षर करते हैं। और जमीन जायदाद का भी, जमीन जायदाद, मोटर कार, संस्था, संगठन, सबका पंजीकरण होता है। लेकिन देश, दुनिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नदी, नाले, समुद्र, पहाड़, पानी, 120 करोड़ लोगों के संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का मालिक कोई व्यक्ति या सरकार नहीं हो सकती। संघ का मालिक संघ ही होता है। यदि कोई समण संघ पंजीकरण करवाना चाहे तब उसे 120 करोड़ लोगों के नाम देने होंगे, क्योंकि 120 करोड़ लोग ही समण संघ हैं और वह सभी इसके मालिक हैं। 120 करोड़ ही तो देश है, 120 करोड़ ही तो सरकार है, 120 करोड़ ही तो वी द पीपल है, 120 करोड़ ही लोग तो संविधान है। इसलिए समण संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। इसलिए संघ का मालिक समण संघ खुद ही हो रह सकता है। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज संघ से मुझे आदेश हुआ है कि गोल्डन रूल नंबर 7 पर मैं अपनी बात रखूं, तो मैं आभारी हूं संघ की कि संघ ने मुझे ये अवसर दिया। गोल्डन रूल नंबर 7 है, संघ आदि से सबसे ऊपर। तो संघ लोगों का है और लोग संघ के हैं। यहाँ इसलिए है क्योंकि लोगों से ही संघ बना है। संघ संग रहने वालों का संघ, एक साथ रहने वालों का संघ, साथ साथ रहने वालों का संघ। तो ये जो संघ है जिसमें हम सब साथ साथ रहते हैं, ये सब लोगों का है और लोग संघ के हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ आदेश होता है वो संघ से होता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता। क्योंकि जब भी संघ आदेश देता है तो वो लोक हित में देता है, जन कल्याण के लिए देता है। किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए मतलब कोई आदेश यहाँ पर नहीं दिया जाता। और संघ में जो भी लोग जुड़ते हैं वो सब संघ के आदेश को मानते हैं, क्योंकि संघ का आदेश सबके लिए सर्वोपरि है। संघ जब आदेश करता है तो वो लोगों के हित के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, उनकी उन्नति और प्रगति के लिए होता है। इसीलिए संघ आदिशेष को सबसे ऊपर रखा गया है। हमने देखा कि सिद्धत गौतम बुद्ध को भी संघ से ये आदेश मिला तो उन्हें वो आदेश मानना पड़ा। उनका जो कथा कहानियों में हम सुनते आए हैं कि सिद्धत गौतम को भी संघ से आदेश मिला था कि उन्हें अपना घर त्यागना पड़ा, जाना पड़ा और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये संघ का आदेश था। तो संघ सबके लिए सर्वोपरि है और संघ का आदेश भी सबके लिए सर्वोपरि है। ऐसा सिद्धत गौतम बुद्ध के लिए जो आदेश दिया गया वो क्यों दिया गया था? क्योंकि संघ का आदेश सिद्धत गौतम से ऊपर नहीं था, सिद्धत गौतम से भी मतलब ऊपर था। तो इसलिए उन्होंने जो सिद्धत गौतम जो थे उस समय तक वो बुद्ध नहीं थे, तो उनको भी चाहे वो कितने ही बड़े धनी थे या कितने ही बड़े परिवार के थे या कितने ही बड़े बुद्धिमान थे या कितने ही बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें भी संघ का आदेश मानना पड़ा। और ये संघ का आदेश उस समय इसीलिए था कि भाई संघ सर्वोपरि है और संघ लोगों के हित में है, लोगों के कल्याण के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो संघ का आदेश सर्वोपरि है। संघ का आदेश हम सबको मानना चाहिए और सभी के लिए ये जरूरी भी है। तो मैं अपनी बात को बस यहीं पर विराम दूंगी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगम नमामि। संगम नमामि। मैं समर मनोरमा आगरा से। आज महिला विशेष है। संघ का आदेश हुआ है गोल्डन रूल 8 पर अपनी बात रखूं। गोल्डन रूल 8, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, जहां राजनीति होती है वहां सभी लोग एक मत नहीं होते, ना ही सब एक बराबर होते। राजनीति में पद के आधार पर सम्मान होता है, पर संघ में सभी एक बराबर होते हैं। कोई यहाँ पद नहीं होता और ना ही प्रतिष्ठा की लालसा।
तो संघ राजनीति कैसे कर सकता है? संघ यदि राजनीति करेगा तो संघ संघ नहीं रह जाएगा। आज भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र संघ के नियमों पर ही बनाया जाता है, पर चलाया कैसे जाए ये तो चलाने वालों के विचारधारा और मन की स्थिति पर आधारित है। कोई राजा भी हो सकता है जो लोगों से पूछकर नियम बनाए फिर चलाए, तो वो राजा लोकतांत्रिक राजा कहलाया जा सकता है। राज राजा के नाम से है, पर नियम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और ऐसा कई देशों में देखा गया है। कोई भी लोकतंत्र देश हो सकता है, लेकिन कोई भी शासन सत्ता या राजा का दरबार, संसद, सरकार कुछ भी हो, संघ कभी भी इसमें नहीं जाता। संघ हर दिशा में होता है। जितने भी समर हैं वे संघ का अभिन्न अंग हैं। जो लोग राजनीति में हैं, समर हैं, तो समर संघी ही कहलाएंगे। समर संघियों के जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और राजनीति में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। यदि कोई समर संघी विरोधी विचारधारा की चुनावी पार्टी को चुनता है, तब उसकी आजीवन समर संघ की सदस्यता पर संघ पुनः विचार करेगा। यह तो स्पष्ट है कि समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, पर समर संघी राजनीति में जा सकता है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे यदि कोई भूल होती है तो संघ मुझे क्षमा करे। नमामि। जैसा कि आज संघ की तरफ से मुझे आदेश हुआ है कि संघ का जो गोल्डन रूल है 9वां, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, उसमें मुझे बोलने के लिए दिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले संघ को धन्यवाद दूंगी कि आज मुझे बोलने के लिए मौका दिया। तो जैसे अभी बहन जी ने बताया कि सारे गोल्डन रूल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि संघ को हमें आगे मजबूत बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, इसलिए इसकी समीक्षा भी समय अनुसार होती रहती है। तो उसमें ये भी है कि जो संघ से घात करेगा उसकी वापसी जो संघ में वो कभी भी नहीं होगी। संघ के कुछ नियम है, जो नियम हर संघी को उसको मानना जरूरी है। उन नियमों को हम अपनी मर्जी से जो है नहीं चला सकते। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध सोचता है, विचार रखता है, काम करता है, प्रचार करता है, उन नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य में सहायक बनता है, संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के संघियों को बहकाता है या अन्य संघातक गतिविधियों में लिप्त होता है, तब वह संघात का दोषी होता है। संघ उस संघातक को दंड देता है। यह पुराना नियम है, गौतम बुद्ध के काल से ये नियम है। उसको संघ से लेकर निकाला जा सकता है या चेतावनी दी जा सकती है। ये उसी टाइम संघ जो है निर्णय लेता है कि जब गौतम बुद्ध का जब संघ था तो 500 जो उपासक थे उनको लेके जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, वो उनको बहकाकर ले गया था। बुद्ध ने अपने उनको समझाने के लिए अपने भिक्षु भेजे। उन भिक्षुओं ने 500 नए जो भिक्षु बने थे उनको सही बात बताई। 500 जो नए उपासक थे वो वापिस आ गए, पर संघात के दोषी देवदत्त को संघ में दोबारा नहीं लिया गया। देवदत्त जो है बहुत तरफ के मरा और उसने बहुत याचना करी कि मुझे संघ में लिया जाए, लेकिन उसको संघ में कभी भी वापस नहीं लिया गया। संघात के आरोपी को संघ ने माफी नहीं दी, जबकि देवदत्त बुद्ध का अपना चचेरा भाई था। यहाँ पे कोई भाईवाद या भतीजावाद या ऐसा भी नहीं है कि अपना कोई ब्लड रिलेशन वाला है तो उसको नहीं। संघ के लिए सब लोग जो है बराबर है। जो संघ को बढ़ाने के लिए उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, जो उसके गोल्डन रूल को मानेगा, वही उसका सबसे सच्चा अनुयायी है। ऐसा नहीं है कि भाई है तो उसको लिया जाएगा। जो रूल है वो सबके ऊपर समान रूप से लागू होते। दुनिया ने वही नियम सीखा। सेना में जो सेना के खिलाफ विद्रोह करता है उसे माफी नहीं होती।
देश में जो देश के खिलाफ विद्रोह होता है उसे देशद्रोही कहलाया जाता है। कंपनी में जो कंपनी के खिलाफ काम करता है उसे भी कंपनी से जो है निकाला जाता है। सरकारी कर्मचारी के भी रूल लागू होते हैं। जो सरकार के खिलाफ यदि वो कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाता है या उसे नौकरी से पहले उसको वार्निंग दी जाती है, फिर उसको इंक्वायरी होती है, अगर वो खिलाफ दोषी पाया जाता है तो उसको निकाला भी जाता है। संघ में संघ के विचारधारा के खिलाफ कोई काम करने की बात तो बहुत दूर की है, कोई सोच भी नहीं सकता। यही संघ है, यही संघ की सफलता की जो है एक कुंजी है। आधुनिक काल में बाबा साहब ने भारत गणराज्य संघ का संविधान बनाया। भारत गणराज्य संघ के विरुद्ध बोलना, सोचना, कार्य करना, किसी कार्य में सहयोग करना, सहयोगी बनना भारत गणराज्य संघ द्रोह में आता है, जिसकी सजा आईपीएस के तहत दी गई है। यानी कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर कोई जो है आईपीएस के तहत धारा लगती है, उसको सजा मिलती है। संघ कोई राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं है कि जब जिसका मन किया आ गए और जब चाहा छोड़ के चले गए। राजनीतिक पार्टी मौकापरस्त लोगों के लिए, अपने सेल्फ के लिए होती है कि मेरा नाम चमक जाए या मैं कुछ कर लूं, इसके लिए होती है। जहां पर कोई विचार नहीं होता, बस सत्ता प्राप्ति के लिए मकसद होता है, जहां पे सिर्फ एक दाव पेच काम करता है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, इस तरह का काम होता है। वहां पे एक चालबाजी चलती है राजनीति में। जबकि संघ में सिर्फ विचार जो है वो चलता है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। यहाँ पे कोई मौका परस्ती वाली बात नहीं है। जो भी संघ के लिए अच्छे काम है, जो भी मानवतापूर्वक काम है, उनको हमें जीवन में अपनाना है और लोगों को कन्विंस करके जैसे कि पता है सबको कि एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो संघ के जन्मजात सदस्य हैं। तो मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगी कि जितने भी हमारे ओबीसी के समाज के भाई हैं, बहन हैं, उनके सम्मान को भी हमें ध्यान में रखते हुए उनको हमें संघ में लाना है। तो जैसे एक ओबीसी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सम्मान देंगे तो हम भी आपको सम्मान देंगे, और हम बिना साथ आए हुए कोई भी लड़ाई हम जो है नहीं लड़ सकते हैं। तो मैंने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनको कहा कि हम और आप एक ही लोग हैं, एक हम समण हैं सारे। जैसे समण का कंसेप्ट मैं उनको समझा रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम समण हैं, तो हमें एक दूसरे के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करना होगा, विचारों में लाना होगा इस चीज को कि आप भी जो है, मतलब हम बहुजन समाज के लोग हैं कि हम भी खाओ, ये नहीं कहेंगे कि हम बाबा साहब करेंगे। जितने भी हमारे जो ओबीसी के भी जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी हम पूरा सम्मान देंगे, हम उनके कार्यक्रम में भी जाएंगे और उनको फिर हम अपने कार्यक्रम, यानी कि सम्मान देना है और सम्मान हमें लेना है और संघ को हमें मजबूत बनाना है। और फील्ड में भी जो एक एक आदमी को जोड़ विचारों को, अपने आप को दुरुस्त करते हुए उनको संघ में उन लोगों को लेके आना है और अपने मजबूत बनाना है और जुड़ना है और जीतना है। यही एक संघ का एक छोटा सा रोल है, जो जुड़ना है, जीतना है, और कैसे जुड़ना है और कैसे जीतना है, क्या क्या बातें आपको समझनी है, क्या क्या बातें आपको समझानी है लोगों को, ये आपको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। कार्य हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि कैसे हम किसको ला सकते हैं, और जिसको सच्चे दिल से करना है तो वो हर रास्ते जो है वो खोजता है। और जो हम महिलाएं अपने संघ में पूरे इस बात के लिए पूरा अपना योगदान हम देने के लिए प्रयास करते हैं कि हमें संघ में जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास करना है, उस पर हम गौर करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। इसी बात के मैं साथ में अपनी बात समाप्त करूंगी। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो संघ से मैं 3 बार क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। समर संघ के जो 10 अमर्त्य विनय है उसमें विनय नंबर है 10, उसके ऊपर अपना वक्तव्य रखूंगा। जैसा कि वैसे तो 10 अभी गोल्डन रूल सारे अभी 1 से लेकर 9 तक सभी बहनों ने बता दिए हैं, उनको मैं समझती हूँ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर एक बार चाहूँ तो रिपीट कर सकती हूँ। 10 गोल्डन रूल जो है, नंबर 1 केवल संघवाद, नंबर 2 चंदा कभी नहीं, नंबर 3 जाति अभ्यास कभी नहीं, नंबर 4 केवल संघवाद, नंबर 5 पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, नंबर 6 पंजीकरण कभी नहीं, नंबर 7 संघादि से सबसे ऊपर, नंबर 8 संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नंबर 9 संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और 10वां गोल्डन रूल है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इसी पर मुझे अपना वक्तव्य रखना है। वैसे तो तथागत बुद्ध के समय से चला आ रहा है, तब सभी संघ के नियमों का पालन करते थे। धीरे धीरे समर संघ बिखरता चला गया और समर संघ के नियम भी बिखरते चले गए। समय रहते अब कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको झाड़ फूक कर साफ किया और समर संघ बनाया और इसके 10 अमर्त्य विनय बनाए।
जो कि अभी बताए जा चुके हैं। अब ये 10वां नंबर, ये उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, उसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए। दुनिया में या समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते हैं, एक वो दो होते हैं जो दूसरों को किया हुआ काम अपने नाम करते हैं, मतलब मेहनत कोई करे और उसका फायदा उठाए, जैसे कि मैंने खुद किया काम। वो इसलिए कि नियम ऐसे बना लिए, अपने सुविधा के अपने फायदे के अनुसार उनको नियम को बदल दिया गया। नियमों का बनाना एक बात है, पर नियमों को सुरक्षित रखना बड़ा काम है। नियमों का जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। इसी के तहत समर संघ ने अपने कुछ नियम बनाए, जो कि अभी बताए थे, 10 गोल्डन नियम भी कहा जाता है उनको। कोई कैसे फायदा उठाता है, ये इसका एक उदाहरण है, समर संघ के अनुसार ही है, अपनी किताब है ना, उसके अनुसार ही है एक उदाहरण। जैसे किसी ने मेहनत की, सर्दी में फसल काटी, निकाली और बाजार ले गए। जब खुद खरीदने जाएंगे तो वही फसल 40 रुपए किलो मिलेगी, और जिसमें 6 महीने मेहनत की लागत लगी 70 रुपए किलो में, तो इसमें अपन को कुछ भी नहीं मिलता, और दलाली के 30 रुपए वो ले लेता है। तो इसका मतलब हमें तो कुछ भी नहीं मिला, बीच वालों ले लिया, उनको फायदा मिला। यह सब इसीलिए हो रहा है, सही नियमों को बदलकर अपने फायदे के अनुसार ना नियम बना लिए हैं, जिसका समझ लोगों को नुकसान हुआ है। चाहे त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बनाए। बुद्ध ने जो नियम बनाए वो अजर अमर है। बाबा साहब ने भी 9वीं सूची में बनाई, जिसमें नियम सुरक्षित है। कुछ धार्मिक मान्यता को चालू रखने के लिए उनकी किताबें ही बंद कर दी। यह क्रम तो चलता रहेगा। अच्छे नियमों को बमड़ यानी विपरीत विचारधारा वाले लोग बदलने की कोशिश करते रहे हैं। जो अच्छे नियमों को किताब में है, उनका बमड़ जिक्र भी नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे नियमों का क्या फायदा, जिससे पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, सम्मान कुछ भी नहीं मिलता, किसी का भी फायदा नहीं होता। आज तक यही होता आया है, अच्छे लोगों ने अच्छे नियम बनाए और बमड़ लोगों ने उन्हें बदल दिया, और इससे संविधान खराब हो गया। दुनिया में जितने संविधान है वो अच्छे लोगों ने ही बनाए थे, जिससे संघ के नियमों में किसी बदलाव या सुनने बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे ठीक किया जा सके। वो ही नियम समर संघ में है। जब तक यह नियम संघी भाई बहन अभ्यास में लाते रहेंगे, 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करते रहेंगे। इन्हीं 10 अमत्य विनयों को आधार पर ही हम सब इकट्ठा होकर अपने जाते हुए अधिकार, सम्मान, वैभव सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ेगा और सम्राट अशोक जैसा महान राजा होगा। संघ में कुछ भी करने की ताकत होती है। इसीलिए समणों का संघ, समर संघ, उदाहरण के लिए कोई भी जानवर हो तो झुंड में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अकेला अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाता। जैसे मधुमक्खी झुंड में रहती है, लोमड़ी, शेर, बंदर, पक्षी। शेर भी अकेला होता है तो गाय, भैंस, यहाँ तक कि कुत्तों का झुंड भी उस पर हमला कर देता है और मार देते हैं। अर्थात जानवरों को, बंदरों को, मधुमक्खियों को, मछलियों को, परिंदों को, अमीरों को, बुद्धिजीवियों को, नौकरी पेशाओं को, सेना को, वृद्धों को और तो और देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। समणों का तो पैदाइशी हक है संघ पर, क्योंकि तथागत बुद्ध ने आदेश दिया, संगम शरणं गच्छामि। संतों ने आदेश दिया, साधु संगत करो, संगति करो, अर्थात साथ साथ रहो, एक जगह बैठकर अपनी बात रखो, समस्याओं पर बात करो और उनका हल ढूंढो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, ऑर्गेनाइज यानी संघ में आओ। संग रहना ही संग रहना है, यानी एक साथ रहना। बाबा साहब ने 1927 में समता समाज संघ बनाया था। उनके बाद के लोगों ने संघ को तोड़कर 29 लाख संगठन बना लिए। इसीलिए हमको भी संघ में आना चाहिए, पुराने संघ में यानी समर संघ में तुरंत आना चाहिए। संघ ही अपने बच्चों को बचाने की गारंटी है। पहले भी संघ ने ही बचाया था, अब भी संघ ही बचाएगा। संघे शक्ति यानी संघ में ही शक्ति होती है। गर्व से कहो, हम समण हैं, हम जनजात समण हैं। हमारा संघ समर संघ, जिसके बनाए 10 अमत्य विनय जो कभी ना बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, और इन्हीं नियमों को हर संघी को अपनाना है तहे दिल से, और इन्हीं अमत्य विनय का प्रचार करना है। मेरे इस वक्तव्य में
कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। आज की परिदृश्य में देखने को जब हमें मिलता है, और पुराने समय से ही देखा जाए तो भारत में दो ही प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं, एक तो शमण और दूसरा वमन। अब सबसे पहले मैं समझती हूँ कि शमन संघ में जुड़ने के लिए हमारा शमण, ये शमण क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और शमण को समझने के साथ साथ संघ की भी कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं, तब हम कहीं जाके संघ में जुड़ेंगे। तो मैं आज शमण के बारे में बता रही हूं। एक तो हमारा दो प्रकार की संस्कृति की मैंने बात कही, तो उसमें शमण संस्कृति और वमन संस्कृति। शमण संस्कृति को ही हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो की सभ्यता, तो कहीं मूल निवासियों की सभ्यता, या हम समतावादी कहते हैं, या हम बहुजन कहते हैं, हम भारतीय कहते हैं। तो ये हम सभी शमण हैं। और शमण शब्द कोई नया नहीं है, या किसी ने अभी इसको नया बना दिया, ऐसा नहीं है, यह बहुत प्राचीन है। उस समय जब भारत, अखंड भारत हुआ करता था, महाभारत हम कह सकते हैं, महाभारत, जिसमें जम्बू द्वीप, गोंडवाना लैंड जो आज हमारा भारत ही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, और चीन का भी कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा, यहाँ ये सभी मिलकर महाभारत कहलाता था। तो वहां महाभारत के समय की मैं बात कहूं तो उस प्राचीन समय 2500 के बाद अगर हमारा महाभारत की ही मैं बात करूं तो स्पष्ट हमें समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी विचारधारा समता थी। हम समता पर विश्वास करने वाले लोग, समानता के सिद्धांत पर चलने वाले लोग, जो मिल बांट कर खाते हैं, कमा कर खाते हैं। तो समता की विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, हम भारतीय मूल निवासी, हम सभी शमण हैं। अब दो संस्कृति की मैंने बात कही थी, शमण एक और दूसरा वमन। तो ये वमन कौन है? तो वमन जस्ट हमारा उल्टा सोचने वाले, हमसे उल्टा सोचने वाले लोग, उनकी सारी संस्कृति, उनकी सारी सभ्यता, उनकी सारी गतिविधियां, उनकी विचारधारा समण के उलट हुआ करता है, बिल्कुल उल्टा। जैसे कुछ उदाहरण से मैं बता सकती हूँ। वो कमा कर नहीं खाते, कमाने पे भरोसा नहीं करते, लूटना, ठगना और पाखंड करना कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी उनकी गतिविधियां आ जाती हैं कि वो कैसे पाखंड करते हैं। काफी उसमें स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जितनी समानता की मैंने बात कही उसका जस्ट उल्टा करने वाले लोग ही वमन हैं। अब समण कौन कौन थे? मैं कुछ पहचान के लिए, जानकारी के लिए महान समणों का कुछ नाम बताती हूं। जैसे महान सम्राट अशोक और विश्व गुरु तथागत बुद्ध, अशोक महान, समन कबीर, संत रविदास, संत गुरु घासीदास, समन गाड़के, समन ज्योतिबा फुले, दुनिया का
सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले महाश्रमण बाबा साहेब अंबेडकर, स्वामी पेरियार, ऐसे समाज में जन्मे महान संत महाश्रमण हुए। और इनकी विचारधारा को अगर हम पढ़ेंगे, अगर इनको जानेंगे, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी समतावादी थे, समानता की बात करते थे, इसलिए सभी समान थे। अब एक बात मैं और कहूं, महान अशोक, सम्राट अशोक अपने समय में उन्होंने 84,000 स्तूप और उस 84,000 स्तूप में शिलालेख करवाए थे, ऐसा कहते हैं। अब हमें विचार करना है कि प्राचीन समय में हम पढ़े लिखे थे, तभी तो हमारे लिए ही शिलालेख कराया गया था। अब देखा जाए तो 2,500 साल से हम जंगल में कैसे चले गए, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे छूट गई, हमें क्यों जंगल में जाकर रहना पड़ा। और यह भी हम विचार करें कि अगर हम उस समय पढ़े लिखे नहीं थे तो किसके लिए शिलालेख कराया गया और कौन लिखा, क्यों लिखा गया। सॉरी, किसी प्रकार का इधर आवाज में डिस्टर्ब हो रहा है, माफी चाहती हूँ, आवाज नहीं करें। तो शिलालेख की मैं बात कर रही थी, शिलालेख किसके लिए था, हम पढ़े लिखे थे तभी ना। और देखा जाए इतिहास को खंगाले तो मैंने कुछ देर पहले बताई थी कि मोहनजोदारो, हड़प्पा संस्कृति, उस समय हमने पढ़ाई भी की है, आज भी किताबों में मिलता है कि मोहनजोदारो के समय पक्के मकान में हम रहते थे, हमारे लिए स्नान करने का अलग से स्नानागार हुआ करता था, सड़कें थी। तो उस समय में ये सारी चीजें थी, तो बीच का ऐसे समय कैसे हो गया, क्या ऐसी घटना घट गई कि हमें जंगल में जाना पड़ा, तो इसको हमको विचार करना है। अब मैं बात करूं वमड़ की, तो वमड़ जस्ट हमारे उलट लोग, हमारी विचारधारा के उल्टा सभ्यता, उल्टी संस्कृति के लोग, इन्होंने हमारे समन राजाओं को, समन शासकों को इन्होंने मारा, किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र के माध्यम से हमारे बीच घुसकर उनकी हत्या कर दी। हमारे लोग तो हमेशा से सीधे साधे लोग हैं, सभ्य लोग हैं और प्रेम करने वाले लोग हैं, सहारा देने वाले लोग हैं, बांट कर भूखे को अपनी आधी रोटी दे देने वाले लोग हैं। तो इन पर विश्वास करके इनको अपने घर में रख लिए या अपने समाज में रख लिए या अपने आसपास रहने दिए। तो ये उल्टे विचारधारा के लोग ने षड्यंत्र कर हमारे राजाओं को, हमारे शासकों को मार दिए और हमें गुलाम बनाए। फिर जब हमें गुलाम बना दिए तो बहुत सारी चीजें हमारी उन्होंने छीन ली, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने हमारी शिक्षा छीनी। अब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आगे की बात ही कैसे समझेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देती हूं कि जगह जगह में करीबन ज्यादा पुरानी बात नहीं, जिसको हमने खुद देखा है, मैं खुद देखी हूं कि बहुत बड़ा मैदानी इलाका, बहुत बड़ा मैदान, खाली खाली, खेत नहीं हुआ करता था, मैदान, वहां पे कुछ बहुत सारे पत्थर के टुकड़े, बड़ी बड़ी शिलाएं, जिसमें कुछ मानव आकृति, कुछ डिजाइन किया गया है, तो कहीं हाथी घोड़े का कुछ डिजाइन किया गया है, तो कहीं कुछ कुछ लिखा है, तो किसी ऐसी मूर्ति
जिसका कहीं हाथ ही दिख रहा है तो कहीं सिर दिख रहा है, इस प्रकार का टूटा फूटा। अब हम तो अशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं, अब हमें कोई बता रहा है, कहानी कथा के हिसाब से बता रहा है कि ये एक बारात थी, जा रही थी, तो रात को बारात जाना था और जिस जगह तक पहुंचना था तो पहुंच नहीं पाए और सुबह हो गई। तो ये सारी बाराती पत्थर में पलट गए, मतलब वह जितना इंसान, जितनी बाराती थे वो क्या हो गए, पत्थर हो गए। और यदि इतने सालों की बात है तो ये टूट फूट हो गए हैं। और फिर बता देते हैं कि भूकंप आया, बीच में तूफान आया, आंधियां आई, तो ये सब तहस नहस हुए, बहुत पुरानी बात है इसलिए। और ये देखो, ये बाराती ही है जो पत्थर में तब्दील हो गए। ऐसा हमने जी बिल्कुल मान लिया इस बात को। हम वहां पर से गुजरते थे तो उसी जगह पे छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया था, और उस मंदिर में जो भी मूर्ति है, जैसा भी डिजाइन करके, जैसा भी अब उसकी पूजा अर्चना हो रही है, वो कोई दर्शनीय स्थल हो गया है। तो अब वहां पर हम भी माथा टेक रहे हैं, मेरे पूर्वजों ने भी टेका वहां पर। मैं खुद छोटी थी तो मैं भी जाती थी, देखती थी और डरती थी कि यह तो कभी मनुष्य हुआ करता था, यह पत्थर जो अभी पत्थर में तब्दील हो चुका है। तो उसको, उस पर चढ़ नहीं सकते थे, न उस पर खेल नहीं सकते थे, बल्कि डरते थे कि ये कभी मनुष्य था। ऐसा एक नदी है गिरौदपुरी में, जोक नदी के नाम से, तो वहां पिकनिक स्पॉट है, जंगल झाड़ियां हैं, तो वहां आना जाना लगा रहता है घूमने। और क्योंकि संत गुरु घासीदास का जन्म स्थान है तो वहां जाते हैं। तो वहां एक नदी भी है, जोक नदी। उस नदी में स्नान करते करते एक ऐसा स्पॉट बन गया है, एक जगह जहां बहुत बड़ा नदी के काफी बीचों बीच किनारा कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर है, ज्यादा पानी नहीं है। वहां पर पत्थर का हाथी दिखा, आज भी है वहां पत्थर का हाथी। अब वहां पर भी कोई ना कोई कहानी गढ़ दी गई है कि यह तो हाथी था जो कोई सुबह, रात से पहले कोई इनका जो होना था वो सुबह हो गई तो ये भी पत्थर में बदल गया, तो उसको भी हमने माना। तो ये सब कैसे हुआ? शिक्षा की वजह से, शिक्षा नहीं। और जब आज के समय में हमारे महापुरुषों की, महासमणों की संघर्ष के कारण हम पढ़े लिखे तो सारी चीजों को समझ रहे हैं कि यह वास्तविक नहीं है, यह पाखंड किया गया, यह कहानियों में हमें भुलवाया गया कि हम वास्तविकता को ना जाने पाए। तो ये हुई बातें। अब मैं शिक्षा की मैं बात करूं तो हमें जब से हमने पढ़ा लिखा, हमने बहुत कुछ जाना सीखा। हमारा समण संघ भी काफी साथी किताब पढ़कर, सुनकर, सीखकर, जानकर यहाँ बताते हैं, और कुछ न कुछ महापुरुषों की भी जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो अब मैं पुनः वहां 84,000 शिला स्तूप की मैं बात करूं। हमारी शिक्षा छीनी गई तो हमने पढ़ा लिखा नहीं, तो किसी और के बताए अनुसार किसी ने कह दिया कि ऐसा है तो हमने मान लिया। और आज भी न तो किताब पढ़ते हैं और न ही ज्यादा जानकारी समझते नहीं हैं और उसको मान के चले आते हैं। आज भी जब हम संघ की बात करते हैं, समण संघ की बात करते हैं, तो प्रश्न उठ जाता है कभी कभी कि अब ये कौन सा नया संघ या संगठन आ गया जो अलग से कोई गुट है, कोई अलग से कोई क्या बात करता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समण शब्द को जानना होगा कि समण क्या चीज है और संघ क्या है। तो भाई संघ इकट्ठा होना, साथ साथ रहना ही तो संघ है। संघ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि साथ साथ रहना, एक साथ रहना, इकट्ठे रहना, झुंड में रहना।
अब समण संघ की बात करें तो समण संघ का कोई संस्थापक या कोई बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसकी स्थापना खुद ब खुद अपने आप हो गई है। एक उदाहरण, अनुकूलन हम साइंस में पढ़ते हैं। अनुकूलन तो क्या होता है, जब जीव को अपनी विकास के लिए, अपनी भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप अपने शरीर का अंग बन जाता है, जैसे पानी में रहने वाले जीव का तैरने के लिए उसके पैर में बिल्कुल एक तरह से ऐसा जाल नुमा जो तैरने में मदद करता है, तो वैसे ही हम अनुकूलित, हमारा प्रकृति ने हमें सिखा दिया कि हमें साथ रहना है, संग में रहना है। अब इसका कितना न कितना उदाहरण देखने को मिलता है कि समुद्र में तैरती हुई मछलियां को देखें तो सब एक ही दिशा में तैरती हैं, साथ साथ झुंड में खेलती हैं, तैरती हैं। जंगल में देखें तो जंगल में सभी जीव अलग अलग झुंड में, जैसे शेर का भी झुंड है, हिरन का भी झुंड है, और भी जानवर है नाना प्रकार के, हाथी, ये सभी जीवों का झुंड है और अपने अपने संग में रहते हैं, अलग नहीं रहता कोई। और जो संग में रहता है वही सुरक्षित रहता है, वही बचा रहता है। और संग से जो अलग हो जाता है, इधर उधर अकेला पड़ जाता है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, वो मारा जाता है, उसको उसकी शिकार हो जाती है। संग में रहने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। आज तक एक भी ऐसा नुकसान कोई साबित नहीं कर पाएगा कि साथ साथ रहने से नुकसान हो गया, बल्कि फायदा ही फायदा होता है। आज तक जो संग में रहा, जो साथ साथ रहा, वह कभी कहीं कुछ मांगने नहीं गया, उसको अपने आप सब मिल जाता है। संग बलवान बना देता है, ताकतवर बना देता है, और संग के ही हिसाब से हमारी पहचान बनती है। अकेले की हमारा अपना नाम हो सकता है, भले आज के समय में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समुदाय अलग अलग होके हम टूट कर बिखर गए हैं, और जिस समुदाय, जिस समाज से हमारी अपनी पहचान होती है, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। आज के समय में हम देखें कि हम अपनी पहचान, असली पहचान समण का जब हम परिचय देते हैं तो दूर दूर के लोग भी हमारे अपने हो जाते हैं, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी हो। जब हम अपनी पहचान समण के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें अपनापन होता है, हमारे अपने हमें मिल गए ऐसा लगता है। और यह सिर्फ विचारधारा की ही तो अपनापन है, क्योंकि हमारी विचारधारा समता और समानता की है, और हम समण हैं तो एक दूसरे को अपना मान लेते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज विशेष दिन, महिला विशेष तो है, पर एक और खास दिन है शनिवार। अब मैं शनिवार क्या है, शनिवार, शनिवार को सन्निपात बाहुल्य कहा जाता है। तो क्या है ये सन्निपात बाहुल्य, इस पर मैं अपनी थोड़ा सा विचार रखना चाहूंगी। सन्निपात शनिवार, इस पर भी पूर्व में मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमें ठगा गया था, हमें उल्टा पुल्टा बताया जाता था और हम मान लेते थे अज्ञानतावश, शिक्षा नहीं होने के कारण। तो कुछ ऐसे ही बातें होती थी जिसको मैं अभी बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम जाने कि सन्निपात बाहुल क्या है। सन्निपात बाहुल एक समण शब्द है, पाली का, समणों का शब्द है।
पाली भाषा का शब्द है। यह एक खास दिन की क्रिया होती है जहां समण एक किसी निश्चित स्थान पर इकट्ठे हो जाते थे, अपनी दुख सुख साझा करते थे, अपने आने वाले समय में और हम कैसे विकास करें, हमारी क्या जरूरतें हैं, हम आगे कैसे बढ़े, हम और मजबूत कैसे हों, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इन सारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष दिन शनिवार को चुनकर उस दिन बैठते थे साथ साथ और एक दूसरे का विचार साझा करते थे। चर्चा करते करते अपनी द्वारा कुछ जैसे पकवान बने हैं उसको मिल बांट कर खा लेते थे और अपने साथ भोजन जो भी लाते थे उसको भी साथ साथ खा लेते थे। साथ में अपना जो भी हथियार होता था, अगर लाठी रखे हैं तो लाठी ही, और कुछ भाला वगैरह कुछ हथियार रखे हैं तो उसको साथ में लेके चलते थे। एक तरह से अपना समण संस्कृति, अपनी सभ्यता के समय का जो भी हमारे पास होता था उस सब चीज का एक तरह से हम दिखाते थे, न कि छुपाते थे, न किसी बात का हमें कोई डर नहीं होता था। हम साथ साथ इसलिए बैठते थे शनिवार के दिन कि हम अपना दुख सुख साझा करें। आज क्या नया हो गया, इतने सप्ताह इतने दिन के बाद जब आज हम बैठे हैं शनिवार को, तो उससे पहले जब बैठे थे तब से लेकर के आज तक ऐसा क्या क्या हमने नया किया और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक साथ बैठते थे। अब यह बैठना भी हमारे उल्टा सोचने वाले लोगों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने उस पर भी नाना प्रकार के हमको ठगने का काम किया। जैसे कि शनिवार का दिन अच्छा नहीं होता है, शनिवार के दिन यहाँ तक कि भूत प्रेत तक का हमारे दिमाग में डाला गया कि उस दिन निकलना ठीक नहीं। और जब हम हथियार रखते थे साथ साथ तो यह भी हमें बताया गया जाता था कि लोहा तो रखना साथ में अशुभ है, अच्छा नहीं होता है, शनिवार का दिन कहीं जाना ठीक नहीं, शनिवार का दिन शादी ब्याह करना ठीक नहीं, घर से निकलना ठीक नहीं, अशुभ होता है ऐसा। और हमारे साथ शिक्षा ही नहीं थी इस बीच की काल में, तो हम सब दूसरे के कहने की बात को हम मान लेते थे। लेकिन आज हम जब समझ रहे हैं इस चीज को, तो इस दिन को विशेष रूप से समण संघ में शनिपात बहुल्य करके शनिवार का दिन विषय विशेष करके हम उस दिन शनिवार की बातें को, पुराने समय की बातों को आज नए समय में, नए परिदृश्य में, आज के वर्तमान समय में हम साझा करते हैं। मिलने मिलाने का दिन, समण लोगों का, समण समणियों का मिलने मिलाने का दिन, साथ बैठने का दिन ही शनिवार है, सन्निपात बहुल्य है। अब एक और बातें आती हैं कि संघ और संगठन। कुछ लोग संगठन को ही संघ समझ लेते हैं और कई प्रकार की दुविधा, जैसे कि समण संघ कोई धर्म की तो बात नहीं करता है, कोई ये महापुरुष वो महापुरुष की बात करते हैं, तो ये कोई धर्म की तो बात नहीं करते। जैसे तथागत बुद्ध की ही हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करते करते विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की मैंने बात कही, अब उनको भी धर्म में समझ लेते हैं। तो इस चीज को हमें क्लियर ढंग से समझना होगा कि बुद्ध का मतलब कोई धर्म नहीं है, कोई किसी धर्म का कोई महागुरु, धार्मिक धर्म गुरु का नाम कोई बुद्ध है, ऐसा नहीं है। बुद्ध तो एक उपाधि है, बुद्ध हर कोई नहीं बन जाता। बुद्ध बनना एक अपनी आप में जो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बुद्ध कहलाता है। तो हमारे इतने सारे महासमणों की मैंने बात अभी बताई थी, वो सभी महासमण हमारे समाज के गुरु कहलाए, महान वैज्ञानिक हम कह सकते हैं तथागत को। और महान समणों ने जितने हमें अच्छे मार्ग दिए उनको हम उलट पुलट न समझें,
उसको किसी धर्म या किसी संप्रदाय की न समझें, क्योंकि सबकी विचारधारा एक जैसी थी, सब समता और समानता की बात करते थे, इसलिए वह सभी समण ही थे, समण ही हैं। और हम अलग अलग समुदाय में अलग अलग गुरुओं के पंथ के लोग अपने आप को न मानकर अपने आप को कभी ना तोड़े, बल्कि समण परंपरा, समण संस्कृति को समझकर हम अपने आप को भारत के मूल निवासी की पहचान असली समण के रूप में एक दूसरे को परिचय दें और एक दूसरे को समण ही माने, तो हमारा फायदा है। और हम जब तक समण संघ में आ जाते हैं, जब जब हम समण संघ में जुड़ जाते हैं, तो हमारा संघ हमें आने वाले हर समस्या, अभी मैं एक इसका उदाहरण देकर इस बात को क्लियर करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की भर्ती प्रक्रिया, नौकरी की भर्ती प्रक्रिया से लेकर प्रमोशन में, जैसे नौकरी के बाद कुछ समय बाद प्रमोशन होता है, तो उस प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है SC ST का, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ऐसा कोर्ट से आदेशित हुआ है। तो जब यह मामला चल रहा था, तो किसी एक अकेला वमड़ ने कोर्ट में अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने कोर्ट चला गया और आज पूरे समाज को हरा दिया, हमारा वह अधिकार पूरी तरह से चला गया है। अब हमारा समाज पूरी तरह से चले जाने के बाद कहते हैं फोन कर करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि हमें रायपुर चलना है, हमें एक जगह मीटिंग करना है और हम इस चीज को कैसे ठीक करें। तो भाई उससे पहले तो हमें इकट्ठे हो जाना था, हम तो गए थे, हमने तो घेराव किया, हमने सड़कों पर नारे भी लगाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 4 लोगों के नारे लगा लेने से कोई चीज, हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा। अब हम मीटिंग में भी जाएंगे और हल्ला भी करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि बस लाठी पीटने जैसा हाल है, सांप तो चला गया है, अब क्या को मारोगे, ऐसी स्थिति है। फिर भी ठीक है, जब जागे, जब जुड़े, जब समझें, तभी हमको हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा। आज अलग अलग समुदाय के लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि हमें इकट्ठा हो जाना है। अब अपने आप को वह अलग अलग समुदाय के अनुयायी या अलग अलग समुदाय के नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि हम समण हैं। जैसे समण की हम बात अगर बताते हैं और ठीक से समण को समझा देते हैं सामने वाला को, और वमण की भी हम परिभाषा बताते हैं, तो वह निश्चित रूप से अपने आप को समण ही कहता है। वह मान लेता है कि भाई मैं समण हूं, वमण नहीं। तो हमें स्पष्ट बताना होगा कि समण क्या है और संघ क्या है, यह भी हमें बताना होगा। और संघ में आना क्यों जरूरी है, कैसे संघ में आए, कैसे जुड़े, ये सारी बातें हमको बताना होगा समाज को, तो समाज इकट्ठा होगा। और जब जब हम जितनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट को, समण और समण संघ को समझ जाएं और जुड़ना हमारे लिए कितना जरूरी है, इस चीज को समझ जाएं, तो जल्दी से जुड़ेंगे। और जब हम जुड़ जाएंगे तो भले ही आज के समय में ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमारा अधिकार चला गया, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब हम पा जाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो है ही ज्यादा, तो हम कैसे नहीं जीतेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग संविधान विरोधी, संविधान के खिलाफ बात करते हैं, नहीं चाहते भारतीय संविधान को। तो भाई उनको पता है क्या कि भारत का संविधान क्या कहता है और क्या क्या हमारे लिए, वो किसी एक समुदाय के लिए ही है ऐसा नहीं है, वो अच्छा कानून है, अच्छा जीने का मार्ग है, अच्छे से जीने का रास्ता है, समता और समानता पर आधारित नियम है। तो इस चीज को समझे बगैर किसी को संविधान की लेना देना नहीं रखना, ये अज्ञानता ही है। तो यह भी एक जरूरी काम है कि हम संविधान की भी बात करें, संविधान को भी जानें। और सबसे पहले हमारा पहला और आखिरी काम, जिसमें सारी चीजें, सारी समस्या हल हो जाएगी, वो है एक ही संघ में एक साथ सबका आना।
और जब हम समण हैं, हम समता और समानता के विचारधारा के लोग हैं, तो और कहीं क्यों जाना हमें? क्यों अलग अलग संगठनों में भटकते रहना? काम अच्छा कर रहे हैं करके अलग अलग टुकड़े में क्यों काम करना? हम सबको समण संघ में आना है, साथ साथ आना है और लोगों को रोज रोज जहां मिलेंगे वहां संघ की बात करना है, समण की बात करना है और साथ में इकट्ठे होने के लिए लोगों को समझाना है। तो समण संघ में सभी जुड़ जाएं। आज नए साथी जो जुड़े हैं या पुराने भी साथी समण संघ की कॉन्सेप्ट को समझकर लोगों को बताएं। हम पोर्टल पर जब जुड़ते हैं तो थोड़ी देर सुनकर जुड़कर न भागें, क्योंकि यहाँ पर रोज रोज गोल्डन नियम को बताया जाता है, उसको सुने। कॉन्सेप्ट के रूप में विषय विशेष रहता है, उस चीज को भी सुने और समझे और समझ लें, तब जरूर माने। समझ लेंगे तो मानेंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि आज के समय में जुड़ना, हमारे लिए जल्दी जुड़ना बहुत जरूरी है। तो समण संघ को मैं समझाते हुए अब समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और संघ को समझाने, संघ का कॉन्सेप्ट बताने में मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा मांगती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।